हम सबको पता है समस्या क्या है। समस्या कर्जा है, और हमें यह भी मालूम है समाधान क्या है। समाधान कर्जे से मुक्ति है। जैसा राजेश्वर जी ने भी कहा और मैं भी मानता हूं, कर्जा माफी केवल एक विकल्प है, कर्जा मुक्ति का एकमात्र विकल्प नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा सरकार से कि आप सबका कर्जा माफ कर दें। मैंने कहा जिनका कर्जा माफ कर सकते उनका कर्जा माफ कर दें, जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते उन्हें 2 साल का समय दे दें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 साल का समय दिया जा सकता है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए की राहत दी जा सकती है, उनका कर्जा राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, कर्जा मुक्ति की जा सकती है, तो आम जनता को क्यों नहीं मिल सकती मुक्ति। और अगर नेता नहीं सुनते, जैसे 8 अगस्त का कार्यक्रम आपने देखा था रामला मैदान में, आप में से जो लोग गए थे उन्होंने देखा होगा, कितने लोग थे भाई वहां रामला मैदान में? वहां कितने लोग आए थे ये बताओ जरा, कितने लोग थे? अंदाजन कितने लोग रहे होंगे उस हॉल में? हैं जी, 4 से 5 लाख। पैर रखने की जगह नहीं थी साहब। और प्रशासन के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतने लोग आ कहां से रहे हैं, और एक व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं दिया गया था किसी को। कोई ये नहीं कह सकता कि पैसे देकर बुलाई गई भीड़ थी। सरकार हिली हुई है। सरकार किस हद तक डरी हुई, हिली हुई है, मैं इसका अंदाजा आपको बता देता हूं, आप अंदाजा खुद लगा लेना। मेरे फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया। 18 लाख लोग फॉलो करते थे मेरे पेज को, सरकार ने बंद कर दिया। यूट्यूब पर कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग निःशुल्क दिया करता था, फ्री दिया करता था। सरकार को रास नहीं आई, सरकार को लगा कि यह व्यक्ति क्यों मदद कर रहा है, यूट्यूब को भी बंद किया सरकार ने। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाह क्या रही है। न वो समस्या का समाधान कर रहे हैं, और जो समस्या का समाधान कर रहे हैं उन्हें भी समाधान नहीं करने दिया जा रहा। तो विकल्प क्या है, क्या करें हम? मैं भी घर जाकर बैठ जाता हूं, मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, राजीव पर तो कर्जा नहीं है, राजेश्वर जी पर तो कर्जा नहीं है, हरीश जी पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है, तो हम घर जाकर बैठ जाते हैं, अपना व्यापार अपना काम धंधा चलाते रहते हैं। एक तो ये विकल्प है हमारे पास। लेकिन देश लुटे और मैं चुप बैठूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। हम ऐसे गद्दार लोग नहीं। देश की जनता कर्जे की दलदल में फंसी हो, लोग आत्महत्या कर रहे हो और हम चुपचाप बैठे रहे, ये होने वाला नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, और मैंने वादा किया है, रामला मैदान से वादा किया, मैं आज आपके सामने इस ऐतिहासिक जमीन पर डांडी की ये वादा करके जा रहा हूं, जब तक शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, मैं जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करता रहूंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। और सरकारें अगर सोचती हैं कि फेसबुक बंद कर देंगे, यूट्यूब बंद कर देंगे, हमारी टीम को अरेस्ट कर लेंगे, कल वेस्ट बंगाल में हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, 14 दिन का उनको जेल कस्टडी में भेज दिया गया। हमारे 3 साथी अभी जेल में हैं इस समय। आरोप क्या लगाया गया? आरोप सुनकर आपको हंसी आएगी, दुख होगा, अफसोस होगा। जिन्हें इनाम मिलना चाहिए था उन्हें सजा दी जा रही है। आरोप यह लगाया गया कि आप लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने के लिए, आत्महत्या से रोकने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? बताइए, लोगों को मरने से बचाना यह अपराध है क्या? तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि इनाम मिलना चाहिए था ऐसे लोगों को? लेकिन सरकार सजा दे रही है। और हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लें, कर सकते हैं, वो हो सकता है वो राजीव जी को अरेस्ट कर लें, क्योंकि सरकार हिली हुई है, डरी हुई है। लेकिन ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। अगर एक शाहनवाज चौधरी, एक राजीव अरेस्ट हो भी जाएगा, तो हजारों राजीव, हजारों शाहनवाज चौधरी तैयार होंगे जो जन जन तक इस क्रांति को लेकर जाएंगे। और मैं रहूं ना रहूं, मैं अंदर रहूं, जेल में रहूं, बाहर रहूं, मैं तुम्हारे सामने आ पाऊं ना आ पाऊं, एक संदेश दे रहा हूं, इसको ले जाना, और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको घर घर तक पहुंचाना संदेश को। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हमारी तो केवल एक मांग है, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, इसके कारण जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरी छूट गई, उनका कर्जा माफ किया जाना चाहिए। जिनका कर्जा माफ नहीं हो सकता उन्हें 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। और जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जिनका कमाने वाला नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को घर से ना निकाला जाए। जिन बच्चों के सर से पिता का साया छिन गया, उन बच्चों के सर से छत ना छीनी जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अनाथ हो चुके हैं।
इस संदेश को आपने एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। अभी आपकी जिम्मेदारी, मैं यहां आ गया डांडी में, मैं आपके घर आपके मोहल्ले नहीं आ सकता। आप जा सकते हैं अपने मोहल्ले में, अपने घर में आप जाइए और बस इतनी जिम्मेदारी ले लीजिए कि मेरे घर के 100 घर इधर, 100 घर इधर, 100 घर आगे और 100 घर पीछे कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। और लोगों को बताइए, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, और जो काम आपने नहीं किया उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। जिसने किया है सजा उसको मिलेगी। और जितने लोग भी बैठे, ईमानदारी से बताइए, और जो लोग भी व्यापारी हैं, हो सकता है किसी पार्टी के समर्थक हो, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं। मुझसे किसी ने कहा आप तो भाजपा के विरोधी हो। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दो। इसमें कोई समस्या भाई? समस्या है, क्योंकि जनता का कर्जा माफ नहीं करना, चाहे भले अपना कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। हाँ, वोट ले लेंगे, तुमसे झंडे उठवाएंगे, नारे लगवाएंगे, तुम्हें रैलियों में बुलाएंगे, लेकिन जब तुम्हारे कर्जा मुक्ति की बारी आएगी तो कर्जा माफ करेंगे अपने मित्रों का और वोट मांगने आएंगे आपके बीच में। और अब आने वाले हैं, चुनाव हो रहा है, नेता आने वाले हैं। एक काम और कर लेना, कोई भी पार्टी का नेता है, मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है। कांग्रेस का आएगा, भाजपा का आएगा, झाड़ू वाला आएगा, और भी लोग आएंगे, आते जाते रहते चुनाव में। तो एक ही सवाल पूछना बस, क्या आप जनता का कर्जा माफ करोगे या नहीं करोगे? जो नेता, जो पार्टी का ये कहे मैं जनता का कर्जा माफ करूंगा, उसका साथ दे देना, और जो मना करे मैं जनता का कर्जा माफ नहीं करूंगा, उसका साथ नहीं देना, चाहे कोई भी हो। मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है, और मैं इन सारे नेताओं को कह देना चाहता हूं, अगर इस बार तुमने जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया तो ये जनता तुम्हारे जुमलों में, तुम्हारे झांसों में आने वाली नहीं है, चाहे आप कितनी ही गारंटी देते रहना। जनता परेशान है, लोग मर रहे हैं। आप किसी भी मार्केट में जाओ, किसी भी मार्केट में व्यापारी से पूछो, भाई 5 साल पहले व्यापार कितना था, आज कितना, वो बता देगा व्यापारी सच्चाई। अभी एक डेयरी व्यापारी मिला मुझे, 300 भैंसे हैं उसके यहाँ पर, दूध का काम करता है। कहता है बीवी के गहने गिरवी रख करके साहूकार से पैसा ला करके खर्चा चला रहा हूं, व्यापार चल नहीं रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं। ये पहली जो चोट लगी ना, पहला जो सबसे बड़ा आघात हुआ वो नोटबंदी के रूप में हुआ। कई लोगों ने कहा साहब नोटबंदी हुई तबाह हो गए हम लोग। कुछ लोगों ने कहा नोटबंदी से असर नहीं पड़ा, लेकिन जब ये जीएसटी लगा दिया गया, इस जीएसटी से बड़े व्यापारियों को तो लाभ हो गया, छोटा व्यापारी तबाह हो गया। कई लोगों ने नहीं, सब जीएसटी से भी दिक्कत नहीं आई, जब ये लॉकडाउन लगाया गया। और मुझे समझ नहीं आता, जो भी व्यक्ति, यहां जितने भी लोग बैठे, अचानक रात को आकर के 8 बजे बोल दिया जाए कल से व्यापार बंद। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। अहमदाबाद में एक व्यापारी आया, लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की उसकी मेडिसिन थी। कहता साहब रातों रात लॉकडाउन लगा दिया गया, मेरी मेडिसिन एक्सपायर कर गई, और मैं जब कंपनी से बात कर रहा हूं, कंपनी क्लेम नहीं दे रही है, मुझे उन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, उसमें भी मेरा पैसा खर्च हुआ। बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा समय दे दो। समय देने को भी बैंक तैयार नहीं है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा मैं पार्टी का व्यक्ति हूं, उन्होंने कहा किसी भी पार्टी को हमें फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से आदेश है सबको, सबसे वसूल करो पैसा। और मोरेटोरियम दिया गया, मोरेटोरियम की भी कहानी सुन के जाओ, झेली है तुमने। 3 महीने 6 महीने बोल दिया किस्त नहीं देनी, बंदों को क्या लगेगा, 3 महीने की किस्त है बाद में दे दूंगा। अभी हुआ क्या, दिमाग देखो कैसा लगाया बैंकों ने। और ये बैंक नहीं है, ये काले अंग्रेज हैं, जैसे अंग्रेज लूटा करते थे ना लगान लगाकर, वैसे लगान लगाया। ये 3 किस्तें कहां ऐड कर दी, आपके लोन के बिल्कुल एंड में। अब क्या हो गया, मान लो आपकी 20 किस्तें बची थी, 3 किस्तें आपकी बाउंस हुई, वो 3 ऐड होने के बाद 20 ही तो रहना चाहिए था ना। वो 3 की जगह क्या कर दी, 6, 8, 10, 15, 20 किस्तें ऐड कर दी। व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा। एक व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 68 साल की है, उसको बताया गया 250 महीना और देना है आपको, 250 हफ्ता भरना है। वो कह रहा मैं जीऊंगा इतने दिन, कितनी भी बढ़ा दो, मतलब ये क्या तरीका हुआ भाई।
20 साल और भरना है। अभी अभी 68 साल तो उम्र हो गई उसकी भाई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं महाराष्ट्र गया, छोटे छोटे बच्चे, उसकी वाइफ आई रोने लगी मेरे पास, कहती भैया मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए, उनके ऊपर लोन था, घर का लोन चल रहा था, बैंक के लोग मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि भाई आप किस्त नहीं भर रहे। मैंने बताया उनको अपनी स्थिति के बारे में, बैंक वालों ने नहीं सुनी, मुझे अपने बच्चे के दूध पिलाने की जो बोतल होती है वो तक नहीं निकालने दी और धक्के मारकर निकाल दिया, घर सील कर दिया। और बाद में पता चला उसका इंश्योरेंस भी हुआ था, उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस भी करा रखा था, बैंक ने इंश्योरेंस का बेनिफिट भी नहीं दिया। इंश्योरेंस के पैसे भी खा गया, मकान के पैसे भी खा गया। 17 लाख रुपए में से 14 लाख रुपए भर चुका था वो व्यक्ति। शर्म नहीं आई इन लोगों को कि उसके छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल दिया गया। इंश्योरेंस क्यों कराता है इंसान? कि कुछ हादसा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो कम से कम मेरे बच्चों को घर से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं दे। और जब मैं ये बात कहता हूं तो सरकार के लोग कहते हैं आप भड़का रहे हैं लोगों को। भाई मैं कहां भड़का रहा हूं, मैं तो तुम्हारी समस्या ही बता रहा हूं। हमने तय किया हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये तो कर सकते तुम्हारी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचा दें। हमने हर महीना जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा सबकी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाते रहे हर महीना। और प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइलें इकट्ठी होती रही, एक कमरा भर गया पूरा। पिछले महीने जब हमारी टीम गई, राजीव जी भी गए, बाकी साथी भी गए, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, इन लोगों की जानकारी लेकर हमारे पास मत आइए, इन्हें समस्या होगी ये खुद आ जाएंगे। अरे भाई हर कोई क्या दिल्ली जा सकता है? हर कोई क्या प्रधानमंत्री कार्यालय जा सकता है? मुझे मना कर दिया, आप जानकारी नहीं भेजेंगे और जनता आ नहीं सकती, उन्हें पता है, यानी जनता की ना सुनी जाए। और वहां तो क्लियरली कह दिया गया ये जनता तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दे ही देगी हमें। अभी मंदिर बन ही रहा है, वोट मिल ही जाएगा, हमें क्या जरूरत है सेवा करने की। अच्छी बात है, आप मंदिर बनाइए, मंदिर की पूजा भी करिए, सब काम करिए, सब जरूरी है। और मैंने तो कहा, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करी कि नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन डिक्लेयर कर दो राम मंदिर बनाने की खुशी में देश का जनता का कर्जा माफ कर दिया मैंने। क्या समस्या है इसमें? और आपको बताऊं, सरकार अगर कर्जा माफ करने पर आए, 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं होगा। तुम्हें कई लोग कहेंगे आकर के सरकार कर्जा माफ करेगी तो सरकार लुट जाएगी, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? तो तुम्हें पता होना चाहिए कहां से आएगा पैसा। सरकार के बैंकों में, सरकार की इंश्योरेंस कंपनियों में अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन सा होता है? मान लो किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराया और वो एक्सपायर कर गया, उसकी डेथ हो गई, उसके घर वालों को पता ही नहीं उसका इंश्योरेंस है, वो पैसा कहां गया? वो बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में पड़ा हुआ है। जितने भी लोग बैठे हैं सबने 2-2, 3-3 बैंक अकाउंट खोल रखे होंगे, एक अकाउंट यूज कर रहे होंगे, बाकी अकाउंट यूज नहीं कर रहे। कई अकाउंट ऐसे जो 10-10 साल से यूज नहीं हुए, उसमें पैसा पड़ा है, किसी का 2000, किसी का 5000, किसी का 10,000। और 10 साल तक अगर कोई बैंक का अमाउंट यूज ना हो, अकाउंट यूज ना हो, तो वो अनक्लेम्ड हो जाता है। सरकार के ही आंकड़े हैं, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है सरकार के पास। कितना? 2.5 लाख करोड़। अगर कर्जा मुक्ति अभियान में जितने लोग जुड़े हैं सबका सारा कर्जा माफ कर दें तो भी सरकार के पास पैसा बचेगा, सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा।